चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। में लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ किस किस का है भाई? तो ये ग्राफ है हमारे एटॉमिक रेडियस का और है राइट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर का प्लॉट दिखाता है कि जैसे जैसे हम लोग लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं, आप देखिए जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है और एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है और एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, मतलब लिथियम से छोटा एटॉमिक साइज बेरिलियम का है, बेरिलियम से छोटा बोरॉन है, बोरॉन से छोटा कार्बन है, कार्बन से छोटा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और सबसे छोटा इसमें फ्लोरीन है। हम लोग ये जानते भी है कि अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हम लोग का जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। क्वेश्चन में लिखा है द प्लॉट हैज ए स्टीप स्लोप फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम बट हैज मच लेस स्टेपर स्लोप फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना थोड़ा है। क्वेश्चन में बोला गया अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो लिथियम से बेरिलियम के साइज में बहुत ज्यादा का अंतर है, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो साइज का स्टिफनेस है, डिक्रीज करने का जो रेट है वो बहुत कम है। तो आखिर ऐसा क्या है कि लिथियम से बेरिलियम में साइज बहुत तेजी से घटा है, लेकिन जब हम लोग ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो साइज का जो डिक्रीज है वो थोड़ा कम होता है कंपैरिजन टू लिथियम बेरिलियम। लिथियम से बेरिलियम के साइज में अगर आप अप्रोक्सीमेट ऑर्डर ले तो यहां से देखिए यहां तक डिक्रीज कर गया है, लेकिन अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन का लेंगे तो साइज में डिक्रीज काफी काफी कम है। तो इसके पीछे का कारण है कि जब आप है ना हायर एलिमेंट्स की तरफ मूव करते हैं, मतलब पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, तो राइट वाले साइड में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, उन सब में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग इनर सेल में होता है, जिस वजह से उनके आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन लगने लगता है। और उस रिपल्सन जो अंदर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, उन सब में रिपल्सन की वजह से साइज का डिक्रीज उतना नहीं हो पाता जितना कि लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स पे होता है। तो लिथियम, बेरिलियम, इन सब में क्या है ना कि साइज का डिक्रीज बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कम है। लेकिन जब आप उसी सीरीज के ऑक्सीजन फ्लोरीन में पहुंचते हैं तो इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से उनके बीच का रिपल्सन ज्यादा है। रिपल्सन ज्यादा होने से साइज का जो डिक्रीज है वो थोड़ा कम होता है। तो अगर यहाँ पे हमको ऑप्शन चुनना है करेक्ट वाला, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, वो तो ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, वो भी ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, लेकिन इसका बेस्ट आंसर हमको डी वाला दिख रहा है। डी लिखा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन एटम्स इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है और वो सब एक दूसरे को रिपेल करता है, जिस वजह से साइज का जो डिक्रीज है वो कम होता है, रिपल्सन से थोड़ा सा बड़ा ही रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से। 32 लिखा इन द गिवन टेबल few values are mentioned in the direction from left to right and top to bottom. Which of the following properties can be depicted in the table? ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ देखो डिक्रीज करता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखो इंक्रीज करता है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है और टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों के पास आपके पास वेरिएशन दिया हुआ दैट इज फॉर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस के हिसाब से दिया हुआ वेरिएशन है। 33 What effect is observed on the size of an atom
when an electron is removed, and in another case when an electron is added to the same atom. अगर आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो केटायन बनेगा। जैसे मान लो ए से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो वो ए का केटायन बन गया। तो केटायन का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से छोटा होगा। और अगर आप किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए तो वो क्रॉसपोंडिंग एनायन बन गया, और एनायन का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो साइज डिक्रीज कर जाता है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो साइज इंक्रीज कर जाता है। तो फर्स्ट केस में साइज डिक्रीज करेगा, सेकेंड केस में साइज इंक्रीज करेगा रिस्पेक्टिवली। केटायन का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से छोटा होता है और एनायन का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। ठीक है। 34, Which of the following order of ionic radius is correctly represented? जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। अगर आप ए छोड़ दो, अब एच लिखो। अगर एच में आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के एच माइनस बना दे, जस्ट एक मिनट। तो हम लोग अभी सीखे थे कि अगर किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रल एटम को एनायन बदलेंगे तो हमारे न्यूट्रल से एनायन का साइज बढ़ जाएगा, और अगर किसी भी एलिमेंट को हम लोग क्रॉसपोंडिंग उसके केटायन में बदलेंगे तो उसका साइज घट जाएगा। सही है, ये अभी हम लोग डिस्कस किए थोड़ी देर पहले। तो उस बेसिस पे अगर तुम देखो तो सबसे बड़ा साइज हमारे H माइनस का होगा और सबसे छोटा साइज हमारे H प्लस का होगा। सही है, सो ए ऑप्शन इज देयर। सही है, ए ऑप्शन इज देयर। बाकी सबको जरा गौर से देख लीजिए। बाकी सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाए तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पकड़ेंगे ना, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि H माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, और H प्लस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन बाकी सब जो पेयर्स दिया हुआ है ना, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के कैटेगरी में आता है। अगर आप जैसे मान लीजिए Na प्लस ले रहे हैं, देखिए ना थोड़ा, Na प्लस ले रहे हैं, F माइनस ले रहे हैं, O माइनस 2 ले रहे हैं, तो तुम सब में गौर करो, इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज है उसका साइज उतना ज्यादा होता है। वैसे ये बात बहुत कॉमन है कि अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका साइज बढ़ेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में ये रूल बहुत अच्छे से काम करता है कि जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज है उसका साइज उतना बड़ा है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज उतना छोटा है। ठीक है, जैसे हम डी वाले ऑप्शन को भी दिखाना चाहेंगे, ये डी वाला हम बात करना चाहेंगे। डी वाले में गौर करो, डी वाले में गौर करो, तो तुम्हारे पास एल्यूमिनियम का +3 है, मैग्नीशियम का +2 है, और नाइट्रोजन का -3 है। देखने वाली बात यह है कि इन तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अब जिसके ऊपर निगेटिव सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटा है, और बीच में आपका आ गया मैग्नीशियम +2। ठीक है, तो साइज में आप इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक तो आप सीख रहे हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो कैसे काम करना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में देखना है कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है जहां एक ही एलिमेंट का केटायन और एनायन बनाया गया है, तो वहां आपको सिंपल समझना है कि एनायन का साइज न्यूट्रल से बड़ा होता है और केटायन का साइज न्यूट्रल से छोटा होता है। ऑलमोस्ट दोनों में एक ही कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया। 35, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज। आपको इन सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो देखो ना भाई, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सब तो सही है।
कार्बन से increasing order of atomic radii of the following element is. लेफ्ट से राइट की तरफ डिक्रीज करता है। और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा बड़ा साइज ब्रोमीन का है, उससे छोटा क्लोरीन। अब जो बाकी कार्बन ऑक्सीजन और फ्लोरीन बच गया, बाकी जो कार्बन ऑक्सीजन और फ्लोरीन बच गया, उस हिसाब से मेरे लिए तो ए सबसे बड़ा है, ए है। उससे कम, उससे छोटा मेरा बी है, और उसके बाद फ्लोरीन है। फ्लोरीन बोलो तो सी है। थोड़ा देख के, ब्रोमीन जो है वो ई को दिखा रहा है, क्लोरीन जो है वो डी को दिखा रहा है, और कार्बन जो है वो ए को दिखा रहा है। उसके बाद जो मेरा ऑक्सीजन है वो बी को दिखा रहा है, और सबसे छोटा मेरा कौन है सी है, फ्लोरीन को दिखा रहा है। तो डी ई डी ए बी सी, ई डी ए बी सी, बी आ रहा, बी वाला आ रहा, ठीक है, बी वाला आ रहा, सही है, ठीक है, बी वाला आ रहा। तो थोड़ा सोच सोच के ये सब काम करना है। 36 में लिखा है, Which of the following ion has large size though they have same number of electrons? अभी बात की, because these species have same number of electrons, तो जो एनायन है जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज है निगेटिव, उसका साइज सबसे बड़ा है। तो अगर साइज देखोगे ना, तो O-2 का साइज सबसे बड़ा है, उससे कम F- है, उससे कम Na+ है, और सबसे छोटा मेरा Mg+2 है। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, डी ऑप्शन इज देयर, जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में, उसका साइज उतना ही बड़ा है। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। 37, द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द इक्वेशन। अच्छा, ये प्रोसेस है क्या? अगर हम लोग एक्स जो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस स्पीसीज है, अगर हम लोग यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाले, एक इलेक्ट्रॉन, तो अभी जो एनर्जी लगता है उसको आप आयनाइजेशन एनर्जी 1 कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में जो X+ था गैस स्टेट में, उससे दोबारा इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको +2 में बदला गया है। तो अब जो आप आयोनाइजेशन एनर्जी का यूज करेंगे वो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 कहलाएगा, या सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस स्पीसीज से अगर हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो केटायन बना है, अगर हम उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसमें जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आप हमको बताइए थोड़ा इसी क्वेश्चन में, कि अगर मेरे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो कौन बड़ा होगा? हमेशा ध्यान रखना कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब केटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना, ये वाला लाइन। ये जो आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो किससे निकल रहा है? वो किसी बने हुए ऑलरेडी केटायन से निकल रहा है, और केटायन कभी नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन उससे निकले, तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था उस हिसाब से बी है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे आइए 38 में, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। हम चाहेंगे सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1।
फिर उसके बाद है हम लोगों के पास मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, सही है। उसके बाद हम लोग के पास एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। उसके बाद हम लोग के पास सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो तुम जरा गौर करो, तुम जरा गौर करो और समझने का कोशिश करो। ये सब हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एक ही पीरियड का एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। अब आप बताइए, अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है? अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? तो भाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीज जो आपके सामने दिख रहा है लगातार, सोडियम से मैग्नीशियम ज्यादा, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम ज्यादा, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन ज्यादा। तो क्या आप फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन में ठीक है, 496 577 737 एंड 786। तो सोडियम से बड़ा मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी, उससे बड़ा एल्यूमिनियम, उससे बड़ा सिलिकॉन। ठीक है। हाँ, एक बात ऐसा है, आप इस चीज को थोड़ा यहाँ ध्यान से भी देखेंगे कि आपके पास सोडियम से मैग्नीशियम में आयोनाइजेशन एनर्जी का थोड़ा इंक्रीज ज्यादा है। कारण क्या है ना कि मैग्नीशियम के अंदर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। जब 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया ना तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये सब एक अलग बात है। लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन एक ही पीरियड में बिलोंग करता है, और किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करता है। वही आंसर है 38 का ये। ठीक है, चलो आगे बढ़े। थर्टी नाइन, for the second period element the correct increasing order of first ionization enthalpy will be, correct increasing order of first ionization enthalpy will be, चलो पहले तो हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये पूरा सीरीज लिख दिए। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं बाहर वाला। ये 2s1 है, ये 2s2 है, ये 2s2 2p1 है, फिर ये 2s2 2p2 है, ये 2s2 2p3 है, ये 2s2 2p4 है, यहाँ पे 2s2 2p5 है, और लास्ट में हम लोगों का 2s2 2p6 है। सही, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बाहर वाला सेल का है। अब जरा गौर कीजिएगा, हम जैसे सारा का सारा ऑप्शन ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, हम थोड़ा सा मेरा कंसर्न है ए और सी को लेके। लेफ्ट से राइट की तरफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी भाई इंक्रीज करता है। लेकिन देयर इज सम एक्सेप्शन इन बेरिलियम। क्यों? क्योंकि इसका है ना साइज बहुत छोटा होता है। आप याद कीजिए, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, साइज स्मॉल है, पहला बात। और ऊपर से एक दूसरा बात है कि एस कंप्लीटली फिल्ड, और कोई भी कंप्लीटली फिल्ड अगर ऑर्बिटल होता है ना तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन के आयनाइजेशन एनर्जी से थोड़ा ज्यादा होगा, होना कम चाहिए था,
लेकिन थोड़ा ज्यादा होगा। इसके पीछे का लॉजिक दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो बेरिलियम का स्मॉल साइज और दूसरा है कि उसका एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड। इस वजह से करेक्ट ऑर्डर अगर तुम देखोगे ना तो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, लिथियम के बाद बोरॉन तब बेरिलियम। तो सर अगर ये बात यहां है सर, तो फिर पिछला वाला क्वेश्चन में आप काहे नहीं ऐसे बोले थे कि एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम का ज्यादा होना चाहिए? यहां आप मैग्नीशियम के बारे में क्यों नहीं सोचे? क्योंकि मैग्नीशियम में भी तो 3s का 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था। भाई याद रखिएगा, मैग्नीशियम में ठीक है s इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा हुआ, लेकिन उसका साइज छोटा नहीं है। आप अगर याद कीजिएगा तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे ना, एनोमलस बिहेवियर। हर ग्रुप का जो पहला मेंबर है उसका स्मॉल साइज होने की वजह से उसके अंदर कुछ अलग सा एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज आ जाता है। यहां भी S2 है और बेरिलियम में भी S2 है, लेकिन बेरिलियम के S2 होने के साथ साथ उसका स्मॉल साइज भी है जो उसको एक अलग से कैरेक्टर देता है, एनोमलस बिहेवियर। इसलिए मेरा कहना यह है कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी से थोड़ा ज्यादा होगा। एस तो फिलअप है ही, जैसे कि मैग्नीशियम में भी होता है, लेकिन उसके साथ जो उसका स्मॉल साइज है वो ज्यादा एनर्जी चाहेगा तब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ज्यादा एनर्जी चाहेगा तब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। समझ पा रहे हो? तो स्मॉल साइज एज वेल एज कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल्स की वजह से बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन के आयोनाइजेशन एनर्जी से थोड़ा ज्यादा होगा, बाकी एज यूजुअल जैसे। ठीक है, ये सब एक्सेप्शनल बिहेवियर को समझने का कोशिश कीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम एंड आर्गन। ठीक है, अब देखो आर्गन जो है वो ऑलरेडी नोबेल गैस है। ठीक है, आर्गन ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। आर्गन का हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो ऑलरेडी ये इनर्ट गैस है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो याद रखना इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। वैसे चारों ऑप्शन में आर्गन सबसे ज्यादा दिया हुआ है। अब आ गया कैल्शियम, बेरियम, सल्फर एंड सेलेनियम। कैल्शियम और बेरियम अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे देखेंगे तो ये दोनों मेटल है। कहां है? तो ये ग्रुप 2 के अंदर बेरिलियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है बेरियम। तो ये हमारे ग्रुप 2 में नीचे वाला मेंबर्स है। तो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी, एक तो ये ग्रुप 2 का है, मेटल्स है, मेटल है, तो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे ही कम होगा। अब कैल्शियम और बेरियम में भी अगर बात करोगे तो कैल्शियम से कम आयोनाइजेशन एनर्जी बेरियम का होगा, क्योंकि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नीचे है। देखिए हम लोग तोड़ तोड़ के काम कर रहे हैं, हम लोग तोड़ तोड़ के काम कर रहे हैं। पहले कैल्शियम और बेरियम सोच लिए। कैल्शियम और बेरियम में हम लोग क्या सोचे कि एक मेटल है तो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। उसमें भी कैल्शियम ऊपर बेरियम नीचे है, तो कैल्शियम का ज्यादा और बेरियम का कम होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज का तोड़ तोड़ के सोच रहे। कैल्शियम और बेरियम सोच लिए। आर्गन सोच लिए, नोबेल गैस सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम में ये लोग आ गया। अब बीच में बच गया सल्फर और सेलेनियम। सल्फर और सेलेनियम ये दोनों ग्रुप 16 का मेंबर है, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम एलिमेंट्स होता है। यहां भी देखो तो सल्फर से सेलेनियम नीचे, तो सल्फर का आयोनाइजेशन एनर्जी, ये वैसे तो ये दोनों नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स बोलो तो नीचे की तरफ मेटल कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटल्स है, तो सल्फर का आयोनाइजेशन एनर्जी सेलेनियम से ज्यादा है। चलो ये भी पता चल गया, सल्फर का आयोनाइजेशन एनर्जी सेलेनियम से ज्यादा है। तो इस पूरे कहानी को जो 3 जगह आप पढ़े, पहले आप कैल्शियम और बेरियम में पढ़े कि कैल्शियम ज्यादा है, फिर आप सल्फर और सेलेनियम में पढ़े कि सल्फर ज्यादा है, और आर्गन का आप अलग से पढ़े कि आर्गन सबसे ज्यादा है। चलो अरेंज करते हैं, हम इसको 3 हिस्से में रखते हैं, 3 बॉक्स बनाते हैं। देखिए कैल्शियम और बेरियम का बॉक्स है, इससे बड़ा मेरा सल्फर और सेलेनियम का बॉक्स है, और इससे बड़ा मेरा आर्गन है। अब थोड़ा इसको और अच्छे से करते हैं, ये आर्गन लिख दिए,
सल्फर और सेलेनियम में सेलेनियम कम, सल्फर बड़ा होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप घटता है। और कैल्शियम और बेरियम में बेरियम कम, कैल्शियम ज्यादा होगा। तो ये आपको एक सीरीज मिल जाता है जिसमें आर्गन सबसे ज्यादा, उससे कम सल्फर, सेलेनियम, कैल्शियम एंड बेरियम। आर्गन सबसे ज्यादा, आर्गन सबसे ज्यादा, उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, कैल्शियम एंड बेरियम। सी ऑप्शन इज देयर। आर्गन सबसे ज्यादा, उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, कैल्शियम एंड बेरियम। ठीक है, ये रहा। इस तरह से पार्ट वाइज पार्ट सोचिए। आपको कैल्शियम और बेरियम को एक बार में सोचना है, फिर सल्फर, सेलेनियम को एक बार में सोचना है, आर्गन, नोबेल गैस है अलग से सोचना है, और फिर तीनों को एक बार में मिक्स करके फाइनल आंसर देना है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चंस। 41 में लिखा है ऐसा, few elements with first ionization enthalpies are given in the table। सब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ है। एलिमेंट है XYZ और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 520, 2080 और 900 के आसपास है। देखो 520 जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, नोबेल गैस है, अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो एक बात तो तुम तय रखना कि जो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज फॉर नोबेल गैस, ये हमारे नोबेल गैस का है। जो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज फॉर अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कारण बहुत सिंपल है ना, इसके NS में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में ले जाता है। और फिर जो बच गया दैट इज फॉर अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। तो हमारा X होगा अल्कली मेटल, Y होगा नोबेल गैस और Z होगा अल्कालाइन अर्थ मेटल। दैट सी ऑप्शन इज देयर। फिर से समझिएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नोबेल गैस से है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होता है, और सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता है अल्कली मेटल से। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन समझो कि नोबेल गैस है और उसके बाद उसके बाहर NS में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल से निकलता है और सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन नोबेल गैस से निकलता है। ठीक है, तो X हो गया अल्कली मेटल, Y हो गया नोबेल गैस, और जो बीच में बच गया अल्कालाइन अर्थ मेटल दैट इज Z। तो सी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, बढ़िया से समझते चलिएगा। 42, इसको थोड़ा छोटा कर दे ताकि आप सब चीज देख पाए। 42 में लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। चलो भाई, आपके पास एक ग्राफ है जिसमें, एक मिनट, ये डेल H क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है, डेल H I लिखा हुआ है। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी है और एटॉमिक नंबर है। आयोनाइजेशन एनर्जी है और एटॉमिक नंबर, जरा गौर करना। एटॉमिक नंबर यहां देखो 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 है, उसके बाद 6 है कौन कौन सा एलिमेंट? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। लेकिन हम सबका चाहेंगे कि आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे 2s1 है, यहाँ 2s2 है, यहाँ 2s2 2p1 है, यहाँ 2s2 2p2 है, यहाँ 2s2 2p3 है, यहाँ 2s2 2p4 है। फिर आगे बढ़ेंगे, सीधा यहां चल जाते हैं, 2s2 2p6 है,
जहां जहां मार्क करना, हम आपको कुछ स्पेशल चीज मार्क करते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, जरूर ध्यान दीजिए, वहीं से आपको दिखेगा। एक ये, इसमें बोरॉन में हम दो चीज मेंशन करना चाहेंगे, एक तो इसका स्मॉल साइज और दूसरा है इसका एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एस ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल्ड करता है, कंप्लीटली फिल्ड एस। और एक हम जगह मार्क करना चाहेंगे और वो है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के अंदर हाफ फिल्ड पी है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है। तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से अगर तुम चलोगे, व्हाट वुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर अ डिप एट बोरॉन इन द अबव केस? बोरॉन में डिप होने का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाने के पीछे का कारण क्या है, तुमसे ये पूछा गया है। बोरॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी घटने के पीछे का कारण क्या है? इसका आंसर आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक कि बेरिलियम का स्मॉल साइज या एस के अंदर कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने से बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वैसा कोई आंसर इसमें लिखा हुआ नहीं है। ये लिखा हुआ साइज ऑफ बोरॉन इज स्मॉलर देन बेरिलियम, ठीक है, उससे नहीं, उससे घटता थोड़ी ना, उससे तो बढ़ जाना चाहिए था, ठीक है। तो हमको जो सबसे अप्रोप्रिएट दिखाई दे रहा है ना, वो बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है बोरॉन को लेके। बोरॉन के अंदर ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑफ पी आर शिल्डेड, शिल्डेड मतलब जो अंदर वाला शिल्डिंग बाई इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस। तो जो हमारे पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले एस के इलेक्ट्रॉन से शिल्डेड होता है। शिल्डेड होने की वजह से, शिल्डिंग मतलब समझिए ना, थोड़े देर पहले हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़े थे, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुश करता है, धकेलता है, इस वजह से उसका आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा कम होता है। हम तो ये कहेंगे कि अगर आप इस सीरीज को बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जरा देखिए, देखिए लिथियम है, लिथियम से आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज्यादा है, सही है, लेकिन बेरिलियम के बाद बोरॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज किया है, बोरॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा डिक्रीज किया है, डिक्रीजेस टू बोरॉन। और फिर बोरॉन के बाद कार्बन में बढ़ा है, कार्बन से बढ़ा नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में फिर घटा है, और फिर ऑक्सीजन के बाद तुम देखो जरा तो फ्लोरीन में बढ़ गया, फ्लोरीन के बाद नियॉन में बढ़ गया है। यहां तो हम बोलेंगे दो जगह एक्सेप्शन है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन और एक बेरिलियम बोरॉन। बेरिलियम बोरॉन के पीछे का रीजन है कि बेरिलियम के अंदर स्मॉल साइज है, कंप्लीटली फिल्ड एस सबसेल है, इस वजह से बोरॉन से आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज्यादा होता है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जब कंपैरिजन हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में जब कंपैरिजन हो, तो एक चीज याद रखना, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए थोड़ा सा ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कंप्लीट हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो इस पे आप बहुत सारा एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी बहुत बार बना चुके होंगे। फॉर आयनाइजेशन एनर्जी 1 याद रखिएगा कि बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होता है एंड नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। दोनों जगह का रीजन थोड़ा अलग अलग है। बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम का स्मॉल साइज और बेरिलियम के पास s2 कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन के अंदर हाफ फिल्ड p कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल कर देता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये सब एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा है ना कि आपको हर लाइन को सुन के दिमाग में रखना होगा, बार बार सुनते रहना होगा, कॉपी पे नोट करते रहना होगा, बराबर उसके बारे में सोचते रहना होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 43। The elements having greatest difference between its first and second ionization energy is, फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे बड़ा डिफरेंस किसका है? तो भाई उसका होगा जिससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान या डिफिकल्ट हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना फिर आसान या डिफिकल्ट हो।
चलिए देखते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम में नोबेल गैस है और फिर उसके बाद फोरेस का 2 इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम, नोबेल गैस में आर्गन है, 4s2 और 3d1 है। फिर आ गया बेरियम, नोबेल गैस में क्रिप्टन है, 5s2 है। और फिर आ गया पोटेशियम, पोटेशियम में आर्गन है और फिर 4s1 है। अब आप देखिए, आप लोग सब कोई देखिए ध्यान से, अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आपके पास कैल्शियम प्लस बनेगा और उसका कन्फिगरेशन में नोबेल गैस आएगा, आर्गन आएगा और फिर 4s1 बचेगा। भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो स्कैंडियम प्लस बनेगा, आर्गन कन्फिगरेशन होगा और फिर 4s2 होगा और 3d का इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इस केस में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो आपके पास बेरियम प्लस बन जाएगा, क्रिप्टन होगा और 5s1 होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तो यहाँ पोटेशियम है। जैसे ही आप K प्लस लेंगे ना, कन्फिगरेशन आर्गन का बचेगा। अब ये कभी नहीं चाहेगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन आप इससे निकाले। कौन? पोटेशियम। क्योंकि पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके आर्गन का स्टेबल कन्फिगरेशन एक्वायर कर चुका है। यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई पहला और दूसरे आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे बड़ा डिफरेंस कहां है, तो मेरे हिसाब से तो आंसर पोटेशियम है। पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ने से वो एक स्टेबल कन्फिगरेशन एक्वायर कर रहा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से वो छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन वो छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल कन्फिगरेशन आर्गन का एक्वायर कर चुका है। सो फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आपको देखना है, फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आपको देखना है, तो आंसर यहाँ पे पोटेशियम है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे, फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा पोटेशियम है। अगर तुमसे कोई ये पूछता ना कि इन चारों स्पेसिस में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है, सेकेंड सबसे ज्यादा किसका, वापस से ये पोटेशियम हो जाता है। क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना पोटेशियम में बहुत बहुत मुश्किल है। वो ऑलरेडी स्टेबल कन्फिगरेशन में है, वो नेबुल गैस कन्फिगरेशन में है। ठीक है, तो ये सब जो जेईई का क्वेश्चन होता है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन में आता है। ये सब आपको ध्यान से देखना है, समझना है। 44 लिखा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर respectively this. The first ionization energy value for aluminium will be, देखिए थर्ड पीरियड एलिमेंट लिख रहे हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है एंड देन फॉर सिलिकॉन, देन सिलिकॉन। एक मिनट, सोडियम के लिए डाटा दिया हुआ है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का 496, उसके बाद मैग्नीशियम के लिए दिया हुआ है 737 और फिर आपके सिलिकॉन के लिए दिया हुआ है 786। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू फॉर थर्ड पीरियड। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। एक्चुअली हम थोड़ा सा सोच रहे हैं ये 760 और 575, क्योंकि इसका कन्फिगरेशन होता है
यहाँ पे है हम लोग का कितना 3s1, ये है 3s2 और ये है 3s2 3p1 और ये है 3s2 3p2। तो अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे मैग्नीशियम में डिफिकल्ट है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, स्टेबल बोले तो एस फील्ड है। और यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इजियर। तो 737 से नीचे सोचो, 575 सोचो। अगर हमको एक चुनना है तो हम यहाँ 575 चुनेंगे। थोड़ा कम, थोड़ा कम क्यों सर? लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ता है, हाँ बढ़ता है, लेकिन जहां इस तरह का मैटर आएगा ना कि कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा, तो वहां थोड़ा आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि मैग्नीशियम में जो 3s का 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, अगर हमको एक आंसर चुनना ही है तो हम उससे थोड़ा कम वाला चुनेंगे। हम तो बोल रहे हैं आपको 760 और 575 में हमको ऑप्शन में सोचना था। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन देने का थीम क्या है। क्वेश्चन देने का थीम है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आंसर सोचना है। जैसे यहाँ एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एस में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पी से इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर है। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन सब शील्ड की तरह बिहेव करेगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस होने देगा। तो 575 मेरा ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, एक्सेप्शंस को समझिए, एक्सेप्शंस ही क्वेश्चंस होता है, ये ध्यान रखिए। हम आपको बोल रहे हैं ना, आप इस तरह के कंसेप्ट को सीखने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ कैसे आप सीखें, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ एक एक्सेप्शन है। ठीक है, आपको एक्सेप्शंस पे थोड़ा ध्यान लगाना है। आपको एक्सेप्शंस है, आपको कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ देखिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान लगाना है। अभी जो इस क्वेश्चन में आपके सामने रखा गया, वहां आपको फिर से कॉन्फ़िगरेशन देखना था कि मैग्नीशियम में s का इलेक्ट्रॉन 2 भरा हुआ है, एल्यूमिनियम में 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 3p से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, आसानी से निकाल देगा, थोड़ा आसानी से निकाल देगा। तो 737 से कम तो 575। ठीक है, चलो बढ़िया। $45। The first ionization potential of sodium is 5.1 electron volt. The value of electron gain enthalpy of sodium plus is just reverse है। देखिए जब आप सोडियम को कन्वर्ट करते हैं Na+ में आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने के समय जो आप एनर्जी देते हैं वो इलेक्ट्रॉन निकलने में खर्च होता है, एंड दैट इज 5.1 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सोडियम का लिखिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा अपने आप को सोडियम में बदलेगा, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ 5.1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइनस ऑफ 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों प्रोसेस रिवर्स है। ठीक है, दोनों प्रोसेस रिवर्स है, तो उसको सोचना है, समझना है। 46। When the first electron gain enthalpy of oxygen is minus 141 kilojoule per mole, its second electron gain enthalpy is, भाई पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है। कारण बहुत सिंपल है, कारण बहुत सिंपल है। जब आप ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन देते हैं तो O- बनता है, और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो नेगेटिव आता है। लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो उस समय ऑलरेडी ऑक्सीजन माइनस बन गया है। O- कभी नहीं चाहेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आए। तो इलेक्ट्रॉन का जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं ना O- के अंदर, जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते O- के अंदर, तो ऑलरेडी O पे एक माइनस होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देना चाहता। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन को फिर भी इंटर कराते हैं तो आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का सेकेंड
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल पे था। पहला इलेक्ट्रॉन में तुम देखो तो यहाँ पे ओ न्यूट्रल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो गया। लेकिन सेकंड वाला ऑलरेडी एनायन बन चुका है भाई, एक एनायन इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना लेना चाहेगा, तो आपको एनर्जी भी देना पड़ता है। इसलिए याद रखिएगा कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जो है पॉजिटिव आता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आता है, ठीक है। (47) लिखा है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सोच रहे थोड़ा। आप याद करो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, उससे कम फ्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है और तब फिर आयोडीन होता है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने का एफिनिटी किस में ज्यादा है। अच्छा, फ्लोरीन का थोड़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम क्यों होता है? तो इस पे ऑलरेडी आपको बैचेस के अंदर डिस्कस कराया गया है कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, उस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहता, और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहता तो वैसे केस में उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है या लेस नेगेटिव है, और फिर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो फिर से हम लोगों का वैल्यू जो है वो साइज के हिसाब से वो घटता है। तो सबसे ज्यादा याद रखना कि क्लोरीन के पास एबिलिटी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, उससे कम फ्लोरीन होता है, उससे कम ब्रोमीन है और सबको आयोडीन है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के यहाँ पे सबसे कम वाला पहला खोज लो ना। यहाँ तो सबसे कम वाला ही हमको लगता है कि फ्लोरीन होगा, सबसे कम फ्लोरीन ही होगा, ठीक है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे एफिनिटी का बात कर रहे हैं तो क्लोरीन का ब्रोमीन से कम, थोड़ा समझना। बी ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि पहला वाला फ्लोरीन का लिखेंगे, ये फ्लोरीन है, अब बाकी उसके बाद फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ठीक, बिल्कुल। तो बी ऑप्शन है ना आपके पास रहेगा, बी ऑप्शन लेके चलना, ओके।